करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग 1 पोस्ट इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। सो पहला जो हमारा लेक्चर था वो था नर्सिंग प्रोसेस, दूसरा लेक्चर था वो था गवर्नेंस फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। ये हमारा दो बेसिक चीज़ें थी। आज से जो हम इंटर हो रहे हैं वो हम हो रहे हैं डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स के अंदर। तो तीसरा जो हमारा यूनिट है या जो स्टार्टिंग है वो है आज एक एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी हमारी चैप्टर्स हैं एसीएन के, तो बॉडी के जितने भी मेन सिस्टम है उसमें से 4-5 जो डिजीज़ हैं जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं इस टाइम में, तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है और उसकी क्या है ना स्पेशल उसकी एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एसीएन के अंदर ज़्यादा डिजीज़ की हम बात करेंगे और डिजीज़ में हम 4-5 चीज़ें देखते हैं। किसी भी डिजीज़ की डेफिनेशन, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, उसके साइन एंड सिम्टम, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी स्पेशली नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है और सीखना है क्योंकि बाईपास के अंदर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, एसीएन 1 जो होता है वो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको हम कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में, इसके अंदर जो हमारा कार्डियक डिसऑर्डर है उसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर 4 डिजीज़ दी गई हैं। एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और मायोकार्डियल इस्कीमिया, इन दोनों को आज हम अच्छे देखेंगे। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। ये हमारे कार्डियक डिसऑर्डर के अंदर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये 4 जो है वो दी हुई हैं डिजीज़। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज कॉमनली नोन एज ए हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है, जो हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इसको जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो बोलते हैं एमआर। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कॉमनली नोन एज ए हार्ट अटैक। इसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। क्योंकि हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का होता है पंप करना, वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो लास्ट में हमारे जिस भी सेल को, जिस बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो अलाइव होता है, वो काम करता है, वो लिविंग क्रिएचर का काम करता है। लेकिन हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, एक पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन हार्ट को भी चलने के लिए क्या है? ब्लड की नीड पड़ती है और हमारे ब्लड में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब ये किसी भी सेल्स को मिलती हैं या मसल्स को मिलती हैं तो वो लाइव होता है और वो अपना काम करता है। तो हार्ट जैसा कि एक पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट को भी चलने के लिए ब्लड की नीड पड़ती है। और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है? वो हार्ट से ब्लड लेके तो वापस हार्ट को सप्लाई करती है ताकि हार्ट अपना पंपिंग का काम करता रहे और पूरी बॉडी के हर सेल हर टिश्यू को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड का एक सारा सिस्टम वो हमारी बॉडी में चलता रहे। सो ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। आप ये देखें कि हमारी एक ट्रांसपोर्ट है जो फ्लो के साथ ट्रांसपोर्ट चल रही है। अगर ट्रांसपोर्ट चलते चलते कहीं पे कोई स्ट्रक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और पीछे आने वाली सारी चीज़ें क्या करेंगी? उसके ऊपर लग जाएंगी। तो पीछे से क्या होता है? पीछे से जो रास्ता होता है वो बैक फ्लो होता है और आगे का रास्ता क्या होता है? वो बंद हो जाता है या स्ट्रक होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो सेम इसी तरह जब हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके चल रही होती हैं, तो अगर वो हमारी आर्टरीज वो कहीं पे ब्लॉक हो जाती हैं या कहीं रास्ता बंद हो जाता है तो क्या होता है? उससे आगे जितने भी हमारे टिश्यूज या सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो जैसे कि हमारे सेल्स को जब नॉर्मल ऑक्सीजन मिलती है तो उसको हम हमारे बॉडी सेल्स वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन किसी वजह से हमारी बॉडी की जो जुबान होती है वो जुबान से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो होता है इस्कीमिक कंडीशन, उसको इस्कीमिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट 100% जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बंद हो जाए, 100% एक कुछ भी ना आगे ब्लड मिले तो वो होता है इन्फार्क्शन। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, कम होता है तो वो इस्कीमिया कहलाता है और जब वो 100% ब्लॉक या बंद हो जाता है तो वो कहता है हमारा इन्फार्क्शन। तो इसी तरह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज कॉमनली नोन एज ए हार्ट अटैक। इसको हार्ट अटैक कहा जाता है और ये कब होता है? व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। जब हमारी हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके हमारी हार्ट को सप्लाई करती हैं, तो जब हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, तो
हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर एक नेक्रोसिस बनना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। हार्ट के अंदर नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाता है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आस्ता आस्ता हार्ट के जो मसल्स और सेल्स है वो आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। काजिंग डैमेजिंग ऑफ द मायोकार्डियम। लाजमी बात है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम हमारे बॉडी के मसल्स हैं और मिडिल मसल्स हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मायोकार्डियम डैमेज होता है, उसके अंदर नेक्रोसिस बनता है और उसकी वजह से क्या होता है कि पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और हार्ट का पूरा जो फंक्शन होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब एमआई बनता कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है इसका। तो कोरोनरी आर्टरीज ऑक्लूजन, ऑक्लूजन कहते हैं ब्लॉकेज को, ब्लॉकेज जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई क्या होगा, नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, तो मायोकार्डियम क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाएगा, जो उसको आम ज़बान में कहा जाता है कि हार्ट अटैक और मेडिकल के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब देखा, ये है हमारी ब्लड वेसल है, इस यहाँ पे नॉर्मल ब्लड फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई प्लेक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर कोई प्लेक फॉर्मेशन होती है, तो जो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है जब वो आस्था पर नैरो हो जाता है तो जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आर्टरीज यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इस्कीमिया, रिड्यूस ब्लड फ्लो जो मसल्स मायोकार्डियम, तो उसको हम बोलेंगे इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। और जब ये आर्टरीज यहाँ पे ये 100% ब्लॉक हो जाएंगे, ये कंप्लीट बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन। तो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, आर्टरी होती है उसमें ल्यूमन होता है वो खुला होता है तो ब्लड फ्लो चल जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से या प्रोटीन क्या या कोई प्लेक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज के अंदर, जब प्लेक फॉर्मेशन जाती है तो आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो आस्ता आस्ता क्या होता है, नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, तंग हो जाता है, उस वजह से क्या होता है ब्लड जो सप्लाई होता है वो सफिशिएंट नहीं मिलता, वो कम मिलता है ब्लड, उस वजह से क्या होता है कि हार्ट को जो ब्लड फ्लो कम मिलेगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, ये इस्कीमिया होती है, इस्कीमिक पेन होता है। उसके बाद जब ये आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी, 100% ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, ये आगे का जो मसल्स हैं इनको ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, ब्लड फ्लो मायोकार्डियम में कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज दैट लीड्स टू द इस्कीमिया एंड इस्कीमिया लीड्स टू द इन्फेक्शन। तो क्या होगा, एमआई के अंदर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होंगी, बंद हो जाएगी ड्यू टू द प्लेक फॉर्मेशन, आर्टरीज के अंदर ल्यूमन के अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो हार्ट के मसल्स को कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इस्कीमिया हो जाती है। फिर आस्ता आस्ता ये इस्कीमिया प्रोग्रेस करती है, बड़ी होती है और ये प्लेक फॉर्मेशन बनता बड़ा हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है और आर्टरी को कंप्लीट ब्लॉक कर देता है, तो कोरोनरी आर्टरीज बिकम ऑक्लूड या ब्लॉक्ड, और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, और मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, ब्लड फ्लो की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, एंड इस्कीमिया ऑलवेज लीड्स टू द इन्फेक्शन। इस्कीमिया की वजह से आस्ता आस्ता क्या होता है, हमारी बॉडी इन्फेक्शन में चली जाती है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉमनली नोन एज ए हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक होता है, क्यों होता है कि जब हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या ऑक्लूड होती हैं, तो जो ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियल मसल्स वो रिड्यूस होता है, बंद होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हार्ट के मसल्स को या मायोकार्डियम को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो हार्ट के अंदर क्या हो गए, मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम मसल्स के अंदर नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाता है। जब नेक्रोसिस बनेगा तो उस कंडीशन में क्या है, हार्ट में जो फंक्शन होता है वो पूरा डिस्टर्ब होगा, रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, हार्ट अटैक हम उसको कहते हैं। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब है इनके साइन सिम्टम्स, कि निशानियां क्या होती हैं, पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है
तो उसको वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, उसके अंदर निशानियाँ क्या होंगी, साइन सिम्टम क्या होंगे। तो नंबर 1 है चेस्ट पेन। क्या होगा इस पेशेंट को? चेस्ट पेन होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम होता है। जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो सेल्स के अंदर आस्ता आस्ता नेक्रोटिक बनना शुरू होता है और उस वजह से पेन होता है ज़्यादा। मायोकार्डियल फंक्शन जो पेन होगा वो सेंट्रल चेस्ट पेन, जो हमारी चेस्ट होती है उसके सेंटर में मरकज से ये पेन उठता है और ये पेन क्या होगा? स्क्वीजिंग होगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको चाकू मार रहा है। ठीक है, हार्ट में मुसलसल थ्रोम्बस के साथ थ्रोम्बिंग पेन होगा, स्क्वीज पेन होगा, यहाँ में से मरोड़ के साथ पेन होगा और ऐसे चाकू के अंदर चुभने वाला पेन होगा। और ये पेन कहाँ होगा? सेंटर ऑफ चेस्ट, यहाँ से पेन स्टार्ट होगा और फिर ये रेडिएट करेगा लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट नेक की तरफ, लेफ्ट बाजू की तरफ एंड लेफ्ट शोल्डर की तरफ। इट मीन्स द पेन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में से सब स्टर्नल, स्टर्नम होता है इसकी बैक साइड पे, सेंटर पे, यहाँ से पेन स्टार्ट होगा और वो पेन पर क्या होगा? स्क्वीजिंग पेन होगा, सफोकेशन के साथ पेन होगा, स्क्वीज करेगा, थ्रोम्बस होगा, चाकू की तरह चुभता हुआ पेन होगा जो सीवियरिटी के साथ आएगा। यहाँ से पेन निकलेगा जो हमारे नेक, चा, नेक, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर एंड आल्सो रेफर द लेफ्ट लेग की तरफ। यहाँ पे ये पेन जो टिपिकल निशानी होती है, ये टिपिकल सिम्टम होता है सेंट्रल चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर, नेक, लेफ्ट जॉ एंड आर्म। उसके बाद क्या होता है? डिस्निया, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिस्निया होगी। जब पेशेंट सांस लेगा तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। क्यों? कि जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो उस वजह से पेशेंट को डिस्निया होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। स्वेटिंग, क्योंकि जब पेन होगा, पेन ज़्यादा अनबियरेबल होगा, बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है, पेन बर्दाश्त नहीं होता और एक बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन के साथ साथ में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो जब दोनों कंडीशन साथ मिलती हैं तो पेशेंट क्या होता है कि फाइट करता है शुरू कि मैं ज़्यादा सांस लूँ, मैं सांस बेहतर हो, पेन कम हो। तो सीवियर पेन एंड डिस्निया दोनों मिलकर पेशेंट को इतना थका देती हैं कि पेशेंट है स्टार्टिंग दैट स्वेटिंग, उसको पसीना आना, वो हैवी पसीना, स्वेटिंग कहते हैं हैवी पसीना, वो डायफ्रोसिस, बहुत ज़्यादा पसीना पेशेंट को आ जाता है। उसके बाद कहते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, एंग्जाइटी कि पेशेंट ये समझेगा, ये सोचेगा कि आई एम गोइंग टू डाई, कि मैं क्या हूँ, मरने वाला हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे किसने मेरा गला पकड़ा हुआ है, सफोकेशन हो रही है, चेस्ट के अंदर पेन उठ रहा है जो रेडिएट कर रहा है, स्वेटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग। तो एक अजीब सी कैफियत से पेशेंट गुजर रहा होता है, उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, वो एंग्जाइटी, टेंशन, मरीज परेशान एंग्जाइटी के अंदर चला जाता है कि मेरे क्या होने वाला है, ठीक है, या मैं मरने वाला हूँ, या किसने मेरा गला दबाया हुआ है, किसने मुझे पकड़ा हुआ है, आई एम फीलिंग द लॉट ऑफ सफोकेशंस। उसके बाद क्या है, सफोकेशन, किसने गला पकड़ा हुआ है, पल्पिटेशन, हार्ट बीट का क्या है, तेज होना। लाजमी जब हार्ट का जो मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो बाकी पूरी बॉडी क्या होती है, वो डिमांड करती है कि हमें ब्लड चाहिए। तो हार्ट क्या करती है, हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए तेज तेज पंपिंग स्टार्ट करती है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रेट है वो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट का रिदम खराब होगा और पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीट्स लगेंगी, पेशेंट को सुनाई देंगी, या यहाँ पे उनको फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो पेशेंट कहेगा मुझे पल्पिटेशंस हो रही है, मेरा हार्ट बिल्कुल, मेरा हार्ट बाहर निकल रहा है, इतनी तेजी सीवियरिटी के साथ है पंपिंग है। उसके बाद फटीग, लाजमी जब ये सारी सिचुएशन पेशेंट के साथ चलेगी, पेशेंट को सांस नहीं आएगी, वो जोर जोर से सांसें लेगा, ठीक है, पेन की वजह से पेन के साथ फाइट करेगा, एंग्जाइटी होगी। तो इन सारी कंडीशन क्या होगा, पेशेंट आस्ते आस्ते थक जाएगा, फाइट करते 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 क्या हो जाएगा, वो थक जाता है, फटीग हो जाएगी। फिर कफिंग, कि जब हमारी ऑक्सीजन नहीं मिलती है और एसओपी होगी, तो एसओपी के बाद जब पेशेंट तेज से सांस लेता है तो उसको आस्ते आस्ते उसका जो रिस्पायरेशन ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इरिटेशन शुरू हो जाती है और कफ के रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को कफ एंड वीजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है साथ में। तो उसकी वजह से फिर पेरिकार्डियल रबिंग होती है, फ्लूइड भर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को वीजिंग साउंड्स लंग्स के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। अब हाउ टू मेक डायग्नोसिस, ऐसी कंडीशन का हम डायग्नोस कैसे बनाएंगे, हमारे पास कौन कौन सी अप्रोच होगी कि जब हमारा पेशेंट है वो इस प्रेजेंटेशन के साथ, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ है, चेस्ट पेन है, सेंट्रल चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, एंग्जाइटी के साथ आ रहा है, हैवी प्रोफ्यूज स्वेटिंग है पेशेंट को, ठीक है, उसका सीवियर चेस्ट पेन है जो हैवी हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जब ये हमारे पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट हमारे पास आता है तो
इस प्रेजेंटेशन के साथ आता है। तो हाउ टू मेक डायग्नोसिस, कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारी कार्डिक टीम होती है, तो वो इस पेशेंट का डायग्नोस कैसे बनाते हैं। तो डायग्नोस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री चेकिंग, कि आप पेशेंट का एक जल्दी में से क्विक हिस्ट्री लें कि पेन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्यों कि इस पेन को डिफरेंशिएट करना बहुत लाजमी होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा गैस्ट्रिक पेन होता है, स्टमक पेन होता है, वो स्टमक पेन जब ऊपर की तरफ आता है डायफ्राम की तरफ, तो वो भी हमें यहाँ पे चेस्ट पेन करवाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हालांकि ये कार्डिक पेन है या ये स्टमक पेन है। लेकिन जब हम हिस्ट्री लेंगे जल्दी से, कोई क्योंकि हमारे पास एकदम डिटेल हिस्ट्री का टाइम नहीं होता है, पेशेंट इमरजेंसी की है और एमआरआई इज लाइफ थ्रेटनिंग, ये इसमें जिंदगी को खतरा होता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो इसमें हम डिटेल हिस्ट्री बाद में ले सकते हैं, लेकिन कोई पेशेंट जल्दी हिस्ट्री ले लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो पेन होता है, स्पेशली पेन की हिस्ट्री ये देते हैं कि जो पेन होता है वो सबस्टर्नल पेन है, सफोकेशन के साथ है, और चाकू वाला पेन है, मुसलसल पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है लेफ्ट साइड के। तो अगर स्टमक का पेन होता है तो वो यहाँ से एपिगैस्ट्रिक पेन आता है, ये फिर चेस्ट में आता है, फिर ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, अनडाइजेशन, इनके साथ प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशियल ये कर सकते हैं, जो कार्डिक पेन होता है वो सबस्टर्नल होता है, लेकिन वो थ्रोम्बिंग होता है, चाकू के साथ चुभने वाला पेन होता है, फिर वो रेडिएट करता है लेफ्ट साइड को, और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है वो ऊपर चेस्ट की तरफ आता है, लेकिन उसमें डिस्पेप्सिया, अनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कार्डिक पेन एंड स्टमक पेन को किस तरह हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हिस्ट्री चेकिंग, कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री चेकिंग, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, सारी हम हिस्ट्री का हम आगे हमारे कंपाउंड में देखेंगे। पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को हेड टू टॉस को जल्दी से एक क्विक व्यू देंगे, ABC ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखेंगे, पेशेंट का पूरा हम एक जिस्मानी मुआयना करेंगे, ताकि उसकी वाइटल साइंस होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और हेड प्रोसेस में करते हैं पेशेंट को। तो एग्जाम पर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इसमें CBC है, CRP है, ESR है, या UC है, जो बेसलाइन टेस्ट होता है। बेसलाइन टेस्ट के साथ स्पेशली कार्डिक एंजाइम्स हम पेशेंट को देखेंगे। फिर ECG है या इको है, ECG हम करेंगे पेशेंट की, ECG में क्या चीज़ आ रही है, ST सेगमेंट एलिवेशन है या इन्वर्जन है, स्कीमिया है या इन्फॉक्शन है। तो ECG में हम देखेंगे पेशेंट को, फिर इको करके देखेंगे कि हार्ट की जो फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, या कोई वैल्वुलर डैमेज तो नहीं हो गई, या पोस्ट MI के बाद और क्या हार्ट का जो फंक्शन होता है वो कितना रिड्यूस हुआ है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी है, चेम्बर्स की इन्लार्जमेंट तो नहीं हो गई। तो ये इको भी हम पर फाइंड आउट करते हैं कि हार्ट की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एनॉमलीज को। तो ECG इको है, फिर कार्डिक एंजाइम्स जिसमें ट्रोपोनिन I है एंड ट्रोपोटिक एंड CKMB। कार्डिक एंजाइम हम चेक करेंगे कि जब हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं तो मसल्स में से क्या होता है, कार्डिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर हम ब्लड को चेक करके उसका टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि पेशेंट कार्डिक एंजाइम्स है वो कितने एलिवेटेड है, ट्रॉप I कितना है, ट्रॉप G कितना है, और CKMB ये कार्डिक एंजाइम्स ये कितना रेज्ड है। उनके बाद ECG की अगर स्कीमिया ऑनगोइंग चल रहा है, इन्फॉक्शन नहीं हुआ लेकिन पेशेंट को स्कीमिया है, मुसलसल स्कीमिया हो रहा है, तो स्कीमिया ऑलवेज लीड्स टू द इन्फेक्शन। ये बात है कि आप स्कीमिया को लाइट ना लें, स्कीमिया को छोड़ेंगे तो स्कीमिया आस्ते आस्ते चल के आगे कन्वर्ट हो जाता है इन्फेक्शन में, क्योंकि आर्टरीज वो 50% 60% जब बंद होती है, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई होता है तो स्कीमिया होता है, लेकिन जब आस्ते से कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो स्कीमिया पर आगे कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में या इन्फेक्शन के अंदर। सो ऑनगोइंग स्कीमिया को चेक करने के लिए एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो ट्रेडमिल होती है ना, उससे पेशेंट को जो ना वो ECG मॉनिटरिंग के साथ, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ पेशेंट को हम स्ट्रेस देते हैं, हार्ट के ऊपर उसको हम स्ट्रेस देते हैं ताकि स्कीमिया होती है तो वो पर हमारी ECG टेस्ट वो पॉजिटिव आ जाती है। तो एक कंप्लीट ये प्रोसीजर है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। और वो एक्सरसाइज करते हैं, पेशेंट को ट्रेडमिल होती है, इसके ऊपर पेशेंट को पहले चलाते हैं, फिर आस्ते आस्ते उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, उसको दौड़ाते जाते हैं, तो 9, 10, 11 मिनट तक ये टेस्ट होता है। और ये इस पे हार्ट के ऊपर लोड डाला जाता है और हार्ट के ऊपर स्ट्रेस लेवल को मेजर किया जाता है कि हार्ट के अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, स्कीमिया होता है या इन्फेक्शन होता है, तो ये टेस्ट की जाती है जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। फिर कोरोनरी एंजियोग्राम है कि हमारा जो पेशेंट होता है उसका कोरोनरी एंजियोग्राम, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राम डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें हम थ्रू कैमरास और हम ये देखते हैं कि हार्ट के अंदर चेम्बर्स कितनी है, प्रेशर्स कितना है, स्ट्रक्चरल चीज़ें कौन सी हैं, डैमेज कितना हुआ है, वो पूरा हमारा कोरोनरी एंजियोग्राम होता है। अब जब ये पेशेंट हमारे पास डायग्नोस बन जाता है
तो व्हाट इज द मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि एमआई इज इमरजेंसी मेडिसिन होती है ना, तो इमरजेंसी के अंदर क्वेश्चन आएगा तो उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है। तो एक वर्ड है मोनोथेरेपी, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी में इस पेशेंट को एज ए इमरजेंसी के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे जब तक इसका डायग्नोसिस बन जाए, हिस्ट्री हो जाए, इसकी ईसीजी हो जाए और प्री ऑपरेशन प्लान हो जाए कि इसको स्टेंटिंग करनी है या पीसीआई करना है या इस पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो इसको आके डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट को आप क्या ट्रीट करना है, तब तक हमें क्या करना है, इस पेशेंट को मोनोथेरेपी इसको मैनेज करना है ताकि पेशेंट की जो इमरजेंसी है कम से कम उसके अंदर कोई रिड्यूस हो जाए, कुछ इमरजेंसी को कोप कर सके। सो मोनो MONA मोनोथेरेपी क्या होती है? M for is a morphine sulfate. Morphine sulfate is a narcotic analgesic. ये एक स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स है जो कि हम पेशेंट का चेस्ट पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए हम इसको देते हैं मोनोथेरेपी में। morphine sulfate, M for morphine sulfate to relieve the chest pain. पेशेंट में पेन रिड्यूस होगा तो उसकी फिर ब्रीदिंग और बाकी चीज़ें भी आसानी बेहतर होगी, लेकिन पेन ज़्यादा होगा तो फिर ये पेशेंट कंडीशन ज़्यादा खराब होती है। ओ फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, लाजमी जब डिस्ने होती है, चेस्ट पेन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देंगे, प्लस में ऑक्सीजन सप्लाई जो रुक गई है पेशेंट की तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, बाहर से उसको ऑक्सीजन लगाएंगे ताकि उसकी बॉडी की ऑक्सीजन या मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी हो। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, फिर नाइट्रेट्स देंगे जिसमें एंटीसिड है, अब वो स्प्रे है, टैबलेट्स हैं और DTN है, तो वो क्या करते हैं, तो नाइट्रेट्स इज आर द वेसोडाइलेटर्स, जो ये ब्लड वेसल्स हैं, जब ब्लड वेसल्स की ऑक्लूड है, ब्लॉक हो गई है, तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि थोड़ा बहुत हार्ट का ब्लड सप्लाई थोड़ी बहाल होती है ताकि थोड़ी सी सिम्टम्स के अंदर कमी हो। N for नाइट्रेट्स एंड A for एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट थेरेपी होती है, जो प्लेटलेट एग्रीवेशन होती है ना, इस वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू करते हैं, तो वो क्या करेगी, उसको आस्ता आस्ता डिजोल्व करने की कोशिश करेगी एस्पिरिन, ठीक है। लोप्रिन या एस्पिरिन वो जब पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लॉट को थोड़ा बहुत रिड्यूस करती है ताकि पेशेंट जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आए और पेशेंट को इमरजेंसी रिलीफ मिल सके। जब तक इसकी कोरोनरी आर्टरी खुल जाए, उसका ब्लड फ्लो बहाल हो जाए, तब तक आप उसको पेशेंट को इमरजेंसी मैनेज करना है, ठीक है। उसमें क्या है, मोनोथेरेपी, मॉर्फिन सल्फेट for the pain relief, O for oxygen for the supplemental oxygen to reduce the body demand, and nitrates for the vasodilations, and aspirin to reduce or remove the clot that obstruct the coronary arteries. ये इसकी emergency management है। उसके बाद पेशेंट की PCI होती है, स्टेंटिंग होती है, एंजियोप्लास्टी जाती है, तो उसके बाद फिर उसकी जो केयर होती है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती है। केयर के आप स्पेशल आपने रिहेबिलिटेट करना है तो उसकी फेजेस होते हैं, इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन है, फिर फॉलोअप होता है, तो फिर इस पेशेंट को मुसलसल दवाई दी जाती है। अब ये हो गई हमारी इमरजेंसी मैनेजमेंट, लेकिन जो रेगुलर एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है हमारी, उसमें फिर पेशेंट को 3-4 चीज़ें दी जाती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है और एंटी प्लेटलेट्स दवाई दी जाती है जिसको क्लॉट से बचाती हैं, और लिपिड लोअरिंग एजेंट कि पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम रहे, और हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर्स के लिए फिर वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, फिर उसको आप ARB पे रखेंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे रखेंगे या बीटा ब्लॉकर्स पे रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पेशेंट की सिचुएशन क्या बनती है, वो जो आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको क्या प्रिस्क्राइब दे रहा है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट ये होती है। उसके बाद फिर डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट की स्टेंटिंग होनी है, PCI होना है पेशेंट का, एंजियोप्लास्टी होती है, तो जो भी इंटरवेंशन होता है उसकी प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर होती है। उसके बाद पेशेंट जब नॉर्मल लाइफ में जाएगा तो उसको 3-4 दवाइयाँ होती हैं जो उसने पूरी लाइफ जो ना वो अपने साथ रखनी है। उसमें एंटी हाइपरटेंसिव, लिपिड लोअरिंग एजेंट एंड एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी, ठीक है, ये 3-4 किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो कि उसने थ्रू आउट द लेने के चलना होता है। So, what is the nursing management of the patient? इस पेशेंट की हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो जब हमारा पेशेंट इमरजेंसी में आता है, ठीक है, तो इमरजेंसी में जब हमारे पास पेशेंट आएगा है तो इमरजेंसी के अंदर पेशेंट को रिसीव करना, उसको रीअश्योर करना है, उसको अपने एक कंफर्ट पोजीशन में देना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है, फिर उसको मॉनिटरिंग लगानी है, पल्स ऑक्सीमीटर लगानी है। उसके अलावा क्या करना है कि पेशेंट की ECG मॉनिटरिंग करनी है और कीप ऑन द मॉनिटरिंग। इमरजेंसी के अंदर मॉनिटर आप करनी है और IVSS आपने पेशेंट इंट्रावेनस लाइन होती है उसको आपने मेंटेन करना है फॉर किसी भी इमरजेंसी से इसको इनकाउंटर करने के लिए।
सो ऑक्सीजन थेरेपी, मॉनिटरिंग एंड इंट्रा IVSS IV लाइन, ये तीनों हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट पेशेंट को मैनेज करनी है। उसके बाद कंटिन्यू मॉनिटरिंग, मोनोथेरेपी और फिर बाकी जो ऑर्डर्स होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को मैनेज करते हैं। लेकिन रूटीन मैनेजमेंट क्या होगी इस पेशेंट्स की? सो पेन मैनेजमेंट नर्सिंग केयर के अंदर फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट, हमने कुछ टेक्निक्स बतानी ताकि हम पेशेंट को रिड्यूस कर सकें। मेडिसिन देनी है पेशेंट को, कफिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज को उसको हमने सिखाना है, कंफर्ट पोजीशन देनी है, कंफर्ट डिवाइसेस देनी है पेशेंट को, और उसको हमने टेक्निक्स सिखानी है कि पेशेंट पेन से कैसे मैनेज करना है। डाइवर्जन थेरेपी है, पेशेंट की मुख्तलिफ किस्म की पेन मैनेजमेंट की थेरेपीज करते हैं ताकि पेशेंट का पेन रिड्यूस हो। उसके बाद रीअश्योर करना है फॉर द नॉर्मल लाइफ कि पेशेंट की एंजाइटी होती है, टेंशन होता है और बहुत ज़्यादा उसको पल्पिटेशन होती है, तो फियर होता है इस पेशेंट को। आपने उसको क्या करना है, उसको ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको फियर कम करना है पेशेंट को, और उसको अपने रीअश्योर करना है नॉर्मल लाइफ के लिए। कार्डिक मॉनिटरिंग, फिर स्पेशली कार्डिक मॉनिटरिंग रखनी है, उसका रेट, हार्ट रेट क्या है, हार्ट रिदम क्या है, पल्स ऑक्सीमेट्री कितनी चल रही है और पल्स कितनी चल रही है, प्रेशर कितना चल रहा है, यूरिन आउटपुट कैसे चल रही है पेशेंट की, ठीक है, हार्ट का रिदम, रेट, वॉल्यूम और नॉर्मल चाहिए नॉर्मल की पूरी पे हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की स्पेशल कार्डिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहना है। फिर कॉम्प्लिकेशन, क्या पेशेंट को MI हो गया, उसके बाद कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, कोई एरिथमियास तो नहीं हो रही पेशेंट को, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, रेट, रिदम ये डैमेज तो नहीं हो रहे, खराब तो नहीं हो रहे, हमने उसको मॉनिटरिंग करनी है। फिर फ्लूइड बैलेंस, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट है वो कितना इनटेक ले रहा है, फ्लूइड इनटेक कितनी ले रहा है और उसकी आउटपुट कितनी आ रही है, उसका रीनल क्लियरेंस कितना है, पेशेंट का आउटपुट कितना आ रहा है। उसके बाद क्या है, पेशेंट का डेली वेट, हमने इस पेशेंट का वेट चेक करना है, क्यों कि ये देखना है कि फ्लूइड बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस है पेशेंट का। अगर हमारे पेशेंट का फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है और आउटपुट रिड्यूस हो गया है तो उस पेशेंट क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी और उसको एडिमा, स्वेलिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसीलिए हमने पेशेंट का वेट मॉनिटर भी करना है कि पेशेंट का वेट कितना है। अगर ओबेसिटी है तो लाजमी होगी, जब वेट रिडक्शन में जाएंगे तो उसकी वेट मॉनिटरिंग होती है इस पेशेंट की। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर प्रिस्क्राइब डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको हमें एडमिनिस्टर करना है, देना है पेशेंट को। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अगर डिसाइड होता है इस पेशेंट को आपने एंजियोग्राम करना है, एंजियोप्लास्टी करनी है या PCI करनी है, कैथेटर का कोई प्रोसीजर करना है, उसकी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एज पर रूटीन हमने इसको करनी होती है। उसके बाद फॉलोअप केयर है कि पेशेंट को मुसलसल मॉनिटरिंग के साथ, मेडिसिन के साथ उसकी फॉलोअप केयर पे हमने इसको चलाना है। एंड हेल्थ एजुकेशन, फिर हमने इस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। हेल्थ एजुकेशन में क्या करनी है कि जो पेशेंट की हैबिट्स है उस हैबिट्स को आपने चेक करना है कि पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स कैसी है, उसकी बाउल हैबिट्स कैसी है, और उसके अलावा पेशेंट की वेट रिडक्शन की तरफ जाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, बिहेवियर चेंज करना है पेशेंट का, मेडिसिन प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है, फॉलोअप किया रहा है पेशेंट का, और स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है, और अवॉइड स्पाइसी फूड से, अवॉइड फैटी फूड से, ये सारा क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और पूरी की पूरी उसकी हेल्थ एजुकेशन की तरफ हम इस पेशेंट को लेके जाएंगे। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस, कि हमारे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं MI की। तो MI की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सकती हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें एरिथमियास, क्योंकि जब मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई होता है तो हार्ट की फंक्शंस खराब हो जाती हैं, ठीक है, पंपिंग उसकी खराब हो जाती है, तो हमारा पेशेंट क्या होता है, एरिथमिया में होता है। अब टेकीरिथमिया या ब्रेडिरिथमिया, पेशेंट का रेट बढ़ जाता है, फिर रिदम भी चेंज हो जाता है, तो वो टेकीरिथमिया हो जाता है, और फिर जो हार्ट रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, और फिर रिदम भी डैमेज हो जाता है, खराब होता है, तो फिर ब्रेडिरिथमियास है। तो एरिथमियास की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि पेशेंट जो रिदम है वो रिदम रेगुलर चल रहा है या रिदम पेशेंट का जो है वो इरेगुलर हो गया है। उसके बाद सडन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, क्योंकि जब हमने इमरजेंसी ट्रीट नहीं किया और पेशेंट की बिल्कुल हार्ट के जो मसल्स है वो ब्लॉक है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, तो जब हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे, हार्ट खुद डैमेज होगा, हार्ट खुद डेथ में जाएगा, तो बाकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उसको जब ब्लड सप्लाई मिलेगा तो आस्ता आस्ता पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स क्या होते हैं वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाएंगे, और आस्ता आस्ता वो पेशेंट टुवर्ड्स द डेथ की तरफ चला जाता है, डेथ हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक, इस पेशेंट को जब हार्ट के फंक्शन खराब होते हैं तो इस पेशेंट क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक मिल जाता है, पर लो परफ्यूजन जाती है, हार्ट को प्रेशर नहीं मिलता, हार्ट को वॉल्यूम नहीं मिलता, वॉल्यूम से फिर हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा, हमारी हार्ट रेट नहीं चलेगी, तो ये पेशेंट क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल वेरीज हो जाएंगी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पेशेंट का डैमेज हो जाएगा, और कार्डियक का फंक्शन पूरा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये पेशेंट किसमें जाएगा, वो शॉक के अंदर चला जाएगा। और हार्ट फेलियर, हार्ट का जो फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या क्रोनिक हार्ट फेलियर, के हार्ट का जो पंपिंग स्टेशन होती है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा,
वो पंप फेलियर हो जाएगा पेशेंट का, कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा सकता है, एंड डैमेज ऑफ द मायोकार्डियम। और अगर वो मायोकार्डियम में अगर कोई थ्रम्बस है, कोई थ्रम्बस बन गया है, वो जब थ्रम्बस बर्स्ट होता है, फटता है, तो वो पूरे मायोकार्डियम को डैमेज करता है। और अगर नेक्रोसिस होता है तो नेक्रोसिस की वजह से भी हमारे हार्ट क्या है वो काफ़ी सारी डैमेजेस होते हैं इसको। सो आज का जो लेक्चर था हमारा वो था एडवांस मेडिसिन मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और उसमें हम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो केस डिस्कस करनी है उसमें पहला जो केस था वो था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हमने कहा कि क्या होता है, ये हार्ट अटैक होता है और उसमें ब्लड फ्लो ब्लॉक होता है, फिर ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी क्या है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, और उसके बाद इसका डायग्नोस कैसे बनता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, और फिर इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट रूटीन की और इमरजेंसी ये दोनों क्या होती हैं। सो आज का ये हमारा एक समराइज टॉपिक है और टू द पॉइंट लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपकी समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और उसको मज़ीद पढ़ने के लिए भी आपको जो है वो खुद रेफरेंस के तौर पे देखने पड़ेंगे। और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और फिर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर रीडिंग। एंड अभी तक अभी किसने कोई लेक्चर हमारा नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो कीप कॉन्टेक्ट विद अस। एंड मेरा लेक्चर है और मैं ऑलमोस्ट जो हमारी जनरल के पोस्ट बेस में सबको लेक्चर्स बनाता हूँ। और मेरा जो चैनल है वो नर्सिंग एसेंशियल्स के नाम से नर्सिंग वीडियो यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है। और इसमें आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको सब्सक्राइब करें, और जो उसका बेल बटन है उसको आपने प्रेस करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।